हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास आज का टॉपिक है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ डायनामिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू बेसिकली होता क्या है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं। और हम डायनेमिक वेरिएबल्स, डिफरेंट डायनेमिक वेरिएबल्स जैसे कि पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, हैमिल्टोनियन, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो हाउ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दीज डायनेमिक वेरिएबल्स कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है ना, तो कुछ सब टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो हम पढ़ेंगे। तो हम पहले समझेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू क्या होता है, फिर उसके बाद हम पोजीशन ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो जानेंगे। ठीक है, फिर जनरल एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी ऑपरेटर की हम निकालेंगे, समझ में आया। और ये भी जानेंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू रियल वैल्यू ही होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों है। और वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा वो हम देखेंगे, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, मोमेंटम ऑपरेटर हो, काइनेटिक एनर्जी हो। समझ में आया। तो एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को जानेंगे जब हम, तो हम तभी समझ पाएंगे हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगला टॉपिक बेसिकली हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ठीक है, क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होता है उसके बारे में हमें जानना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कोई भी क्वांटम पार्टिकल कंसीडर कर लो या कोई भी क्वांटम सिस्टम हो, हम जानते हैं वो उस सिस्टम को या पार्टिकल को हम किससे डिस्क्राइब करते हैं, वेव फंक्शन से डिस्क्राइब करते हैं। एंड दिस वेव फंक्शन टेल्स ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट सिस्टम। समझ में आया। और ये वेव फंक्शन जो है ना, हमने क्या कंसीडर किया, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कंसीडर किया है। अब देखो, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कहने का मतलब क्या है, मैंने जैसे प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया, नॉर्मलाइज कहने का मतलब है ऑल स्पेस पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, ठीक है ना, यानी इसका कॉन्जुगेट लेंगे, समझ में आया, तो वो कितना आना चाहिए, 1। अब ये एक्चुअली में है क्या, ये प्रोबेबिलिटी है, यानी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। अब मान लो मेरे पास एक रीजन है ये, ठीक है ना, तो इस रीजन में पार्टिकल के फाइंड करने, अब वो इस रीजन में पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। अब इस रीजन में उसके फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही आनी चाहिए। समझ में आया। कोई पर्टिकुलर रीजन हो, यहाँ हो सकता है कुछ, यहाँ 1/2 हो या 1/5 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि मैं टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करूँ वो कितनी होनी चाहिए, 1। इसी को हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो वेव फंक्शन मेरा क्या माना हमने कि एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है जो पार्टिकल के बारे में डिस्क्राइब करता है। समझ में आया। तो जब हम मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे, व्हेन द मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल्स पोजीशन आर इज कैरिड आउट, ठीक है, तो जो पोजीशन की हम मान लो, जैसे मेरे पास, जैसे मैंने बताया, अब ये रीजन हो गया कोई, है ना। अब मुझे पता करना है कि भाई यहाँ पर पार्टिकल के होने की कितनी संभावना है एट आर डिस्टेंस। समझ में आया। हमने कोई भी रेफरेंस ले लिया, मैं देखना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे फाइंड करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम जानते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है ना, एट पोजीशन आर इज गिवन बाय। अब देखो क्या होगा, इस छोटी सी वॉल्यूम में हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लो, ठीक है ना, डी टाउ। समझ में आया। या मेरे पास इसको ना, हम थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ध्यान से देखना इस चीज़ को। देखो, मेरे पास कोई टोटल रीजन हो गया। अब मेरे को ये स्मॉल एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया, डी टाउ, स्मॉल वॉल्यूम डी टाउ कंसीडर कर लो, डी वी कंसीडर कर लो, या डी क्यूब आर कंसीडर कर लो, कुछ भी कर सकते हो। अब देखो, इस टोटल रीजन में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी तो 1 है। अब इस स्मॉल रीजन में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो ये पी आर कोमा टी क्या, ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब उसमें वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्मॉल वॉल्यूम एट पोजीशन आर कितनी आएगी, ये। समझ में आया। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने आपको बता रखा है प्रीवियस क्लासेस में कई बार। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए ओवरऑल स्पेस, वो 1 है ना। इस पूरे स्पेस में प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1। समझ में आया। अब देखो, मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं आपको, मैं ये इसलिए बता रहा हूं, देखो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज लॉन्ग एज द वेव फंक्शन इज नॉट जीरो इन अ गिवन इंटरवल। अब देखो, ये जो रीजन है ना, इस इंटरवल, इसमें यदि वेव फंक्शन 0 नहीं है तो देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दैट रेंज। समझ में आया, इस इन दिस रीजन। अब यदि इस, देखो हमारे पास क्या होता है, वेव पैकेट को हम, वेव पैकेट जो हमारा होता है, ठीक है ना, अब ये मेरे पास क्या होगा, वेव पैकेट हो गया। अब इस वेव पैकेट से में ही प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के फाइंड करने की, इसके बाहर प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। वेव फंक्शन क्या है, इसके बाहर 0 है। समझ में। ऐसे इस रीजन में यदि वेव फंक्शन फाइनाइट है, कुछ वेव फंक्शन है, तो
यहीं पार्टिकल को मिल सकते हैं। इसके बाहर यदि वेव फंक्शन 0 है तो प्रोबेबिलिटी जो होगी पार्टिकल के फाइंड करने की वो 0 होगी। ठीक है, अब आप कहोगे इसका क्या क्या कनेक्शन एक्सपेक्टेशन वैल्यू से, तो ध्यान से सुनना। देखो, तो इसका मतलब क्या, वी कैन नॉट डिटरमाइन द पार्टिकल्स एग्जैक्ट पोजिशन बट कैन ओनली डिस्क्राइब द लाइकलीहुड ऑफ इट्स प्रेजेंस विद इन अ स्पेसिफाइड रीजन। भाई ये तो हम जानते ही है ना। अब मान लो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ है इस रीजन में फाइंड करने की, है ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो हम बेसिकली जानते हैं कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते प्रिसाइजली, एग्जैक्ट पोजिशन हम नहीं बता सकते, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। समझ में आया कि क्या, कुछ ना कुछ तो अनसर्टेनिटी आएगी। तो देखो क्या किया जाए, हम यदि मेजरमेंट को काफी बार लें, समझ में आया, तो क्या करेंगे फिर उन सभी मेजरमेंट का क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे, ताकि हम कुछ प्रिसीजन हमारी कैलकुलेशन में आए। समझ में आया, ठीक है। तो यदि हम रिपीट करें मेजरमेंट्स को, पार्टिकल की पोजीशन को, है ना, एट अ स्पेसिफिक टाइम अक्रॉस मेनी आइडेंटिकल सिस्टम्स, मान लो कोई सिस्टम है ना फाई, वो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल को, तो हमें पोजीशन निकालना है। तो हमने एक बार मेजरमेंट की और हमने देखा कि कुछ अनसर्टेनिटी आ रहा है। यदि हम एट अ टाइम टी हम रिपीटिव मेजरमेंट्स करें, मतलब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सभी मेजरमेंट्स का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। समझ में आया, ठीक है। तो वी कैन कैलकुलेट एवरेज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जब हम रिपीटिव मेजरमेंट्स लेंगे तो अभी तो हमें एवरेज पोजीशन बता पाएंगे पार्टिकल की। समझ में आया, ठीक है। तो देखिए एवरेज पोजीशन क्या होती है पार्टिकल की, जनरली हम ऐसे लिखते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लो डिस्क्रीट केस की मैं बात करूँगी, आपने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा या क्लासिकल फिजिक्स में जनरली क्या होता है, मान लो मुझे यहाँ पता करना है कि x1 पोजीशन पर एक पार्टिकल है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ फाइंड करने की, मान लो P1। एक x2 पोजीशन पर पार्टिकल है, यहाँ फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मान लो कितनी, P2। x3 पोजीशन पर प्रोबेबिलिटी कितनी फाइंड करने की, P3। समझ में आया, ठीक है ना। तो जो एक्सपेक्टेशन पोजीशन होगी ना, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम समेशन करेंगे। समझ में, x1 P1 प्लस x2 P2 प्लस x3 P3। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारे पास हम ऐसे क्या निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसको मैं जनरलाइज यदि करूँ तो मैं सिंपली ऐसे तो लिखूंगा x1 P1। तो ये तो एक तरीके से डिस्क्रीट केस हो गया ना। समझ में, क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसको देखो कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मान लो कोई रीजन हो गया है ना भाई, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमने ले लिया, आर पी आर इंटू टी और टोटल वॉल्यूम हो गया, है ना। ये इंटीग्रेशन अब मेरा वॉल्यूम का केस है, 3 इंटीग्रेशन आएंगे ना एक्चुअली में, तो मैंने एक ही लगाया है। और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कहने का मतलब है यहाँ पे सभी मैंने सारा रीजन कंसीडर कर लिया, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ। समझ में आया, तो मैं जनरली ऐसे निकाल सकता हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। समझ में आया, ठीक है। मान लो कोई फंक्शन भी है, मुझे उसका पोजीशन वैल्यू यदि निकालना है, तो देखो मान लो कोई फंक्शन है f, है ना, इसका मुझे पोजीशन वैल्यू वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस फंक्शन को की प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करने की वो निकालूंगा, है ना, और उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो पीआरटी को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको हम 5 स्टार 5 लिख सकते हैं। समझ में, ये थोड़ा सा और छोटा करके लिखना है तो सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में। अब देखो, अब हम इस चीज़ को और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, आर को मैंने बीच में लिख लिया। आर एक्चुअली में क्या है, एक तरीके से पोजीशन ऑपरेटर है मेरे पास, और पोजीशन ऑपरेटर क्या होता है, आर कैप आर के इक्वल ही होता है। समझ में, ठीक है। अब देखो ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो गौर से, ये मेरे पास क्या आ गया, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, पोजीशन वेक्टर की। समझ में आया, ध्यान रखना। अब देखो यदि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है, मान लो हमने तो नॉर्मलाइज्ड माना था ना ऊपर, ध्यान हो आपको, मैंने नोट बताया था। यदि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं हो, नॉर्मलाइज्ड नहीं आने का मतलब है, मतलब 1 के इक्वल ना आ रहा हो प्रोबेबिलिटी, कुछ हो। समझ में आया, मान लो इस रीजन में प्रोबेबिलिटी क्या है फाइंड करने की, मान लो 1/6। समझ में आया, ठीक है। मैं सिर्फ इसी रीजन को कंसीडर कर रहा हूँ, और इस रीजन में प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करने की, 1/6 है, नॉर्मलाइज्ड नहीं है, टोटल 1 नहीं आ रहा है मेरा, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, उस केस में क्या होगा, देखो इसके डिनोमिनेटर में ना ये सेम रहेगा, इसके डिनोमिनेटर में ना ये भी आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी मेरे पास। समझ में आया, देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 5 स्टार आर 5 आर टी डी टी। देखो ये तो न्यूमरेटर में है ये, और डिनोमिनेटर में एक्चुअली में ये आ गया मेरे पास। डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी तो है, और यदि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी तो सिंपली मेरे पास ये तो 1 ही होगा ना, तो वही आएगा मेरे पास, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 5 स्टार आर कैप
फाई डी टाउ। समझ में आया? और यदि नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये था मेरे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू। किसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये? पोजीशन ऑपरेटर का। और यदि मेरे पास कोई भी ऑपरेटर हो सकता है ना, मोमेंटम ऑपरेटर हो, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो, स्पिन ऑपरेटर हो, खुद भी, तो कोई भी डायनेमिकल वेरिएबल हो जो है ना, तो उसको ऑपरेटर को हम कैसे लिखेंगे? ये क्या, तो उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा? ये देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन फाई स्टार आर कोमा टी ए कैप फाई आर टी। समझ में? अब देखो इसको ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं ध्यान रखना, ये दो चीजें ध्यान रखनी है। देखो मुझे पोजीशन का निकालना है, तो देखो ध्यान से हम क्या करेंगे? फाई स्टार आर कैप फाई डी टाउ। इसी तरह तो क्या, अब मेरे पास ऑपरेटर क्या होगा? पोजीशन ऑपरेटर हो गया। समझ में आया? और यदि मेरे पास वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो देखो डिनोमिनेटर में टोटल आएगा, मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझ में? एवरेज तभी तो निकालेंगे ना। एवरेज जनरली क्या होता है हमारे पास, हम जैसे हमने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म की तो कितनी बार परफॉर्म की, यहाँ हम एक्चुअली में क्या निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिस्टिक नीचे पता करना चाह रहे हैं हम पार्टिकल का, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमने नीचे लिख दी। समझ में आया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो नीचे मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई एक तरीके से। अब देखो जितने भी ऑब्जर्वेबल्स हैं, ऑब्जर्वेबल्स कहने का मतलब क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे मेरे पास पोजीशन, मोमेंटम है ना, इनको हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सारे मेजरेबल एट्रीब्यूट्स है फिजिकल क्वांटिटीज के, तो ये रियली होनी चाहिए, है ना। अब मान लो यदि मैंने एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहा, तो काइनेटिक एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग मैंने ऑपरेटर लगा दिया कि कैप। समझ में आया? कितना होता है? माइनस एच कैट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हो गया। अब ये ऑपरेटर मुझे क्या देगा? काइनेटिक एनर्जी देगा। तो काइनेटिक एनर्जी रियली तो आनी चाहिए। अब मैं कहने लगूँ 3 आयोटा काइनेटिक एनर्जी है, इट डजंट मेक एनी सेंस। समझ में आया? ठीक है, अब मान लो मेरे पास पोजीशन ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर है तो कुछ आना चाहिए ना पोजीशन। अब मैं कह लो 3 आयोटा पोजीशन है, 3 आयोटा क्या पोजीशन है? डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है ना। एनर्जी कहने लगूँ मैं, कहने लगे 5 आयोटा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। सीधा सा बात है, ऑब्जर्वेबल जो होते हैं ना, मेजरेबल क्वांटिटीज होते हैं, तो वो रियल क्वांटिटीज होंगे। क्या होंगे? रियल क्वांटिटीज। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी जो होंगी वो रियल ही आएगी। ठीक है ना। तो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैन रिप्रेजेंट एन ऑब्जर्वर ओनली इफ इट इज रियल। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, ये बात मैंने डार्क लेटर्स में लिखे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट रिमेंबर। एन ऑब्जर्वेबल क्या है? डायनेमिकल वेरिएबल है जिसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा रियल होगा। ठीक है, आप यदि देखो ऐसे में लिख सकता हूँ, ठीक है, और यदि उसका आप कॉन्जुगेट कर दोगे तब भी वो इक्वल आना चाहिए। समझ में आया? कॉन्जुगेट करने का मतलब, मान लो मेरे पास जेड कितना है, ए प्लस आयोडा बी है। ठीक है, समझ में आया? और ये बेशक कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्वेबल हो, हमने इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाला तो वो क्या आना चाहिए? रियली आना चाहिए। आप चाहे कुछ भी कर लो। समझ में आया? ये क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट शो कर रहा है, कॉम्प्लेक्स पार्ट भी रियल आना चाहिए मेरे पास, एक्सपेक्टेशन वैल्यू रियल आनी चाहिए, कहने की बात ये है। अब देखो वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो क्या जनरलाइज्ड, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। अब वो तो ऊपर तो ऑपरेटर का केस बताया था ना मैंने, मान लो कोई एक ऑपरेटर है, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए कैप फाई डी टाउ व्हेन द वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, ऐसे लिख लेंगे। ये ऑपरेटर भी ना हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी हो। समझ में आया? अब मान लो ये एक्स स्क्वायर ही हो, एक्स स्क्वायर का एवरेज निकालना हो मुझे, तो सिंपली क्या लिखना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर फाई डी टाउ। कोई ऑपरेटर भी ना हो तब भी हम सेम जनरलाइजेशन होगा। समझ में आया? ठीक है, देखो यही आएगा। समझ में आ गया? ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मेरे पास एफ आर कोमा टी हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब हम देखो गिवन दैट वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड वी कैन कंप्यूट द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज की। जैसे कुछ स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटीज का मैंने लिखा है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या करो, एवरेज वैल्यू पोटेंशियल का ये लिखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार वी फाई डी टाउ। हो गया। एक डायमेंशन में लिखना है तो सिंपली देखो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है ना, एक्स कोमा टी वी एक्स कोमा टी, समझ में आया? फाई एक्स कोमा टी, और ये डी एक्स हो जाएगा। सिंपल सा है। मान लो माइनस ए टू ए है या 0 to 2 है, कुछ भी हो सकता है लिमिट। ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अब हम ये जानते हैं कि जो वी कैप होता है वो वी की इक्वल ही होता है। ठीक है ना। अब बात करें एनर्जी की, तो देखो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एनर्जी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर तो दो तरीके से मैंने आपको बताया था, है ना, यदि आपको ध्यान हो तो। ये एनर्जी के टर्म, मतलब टाइम डेरिवेटिव के टर्म्स में है ना, जो हमारा एनर्जी का ऑपरेटर होता है माइनस आई एच कट डेल बटे डेल टी, है ना। ये हम एच कैप भी लिख सकते हैं। अब जनरली देखो
ये तो टाइम के रेस्पेक्ट में होगा, माइनस के एच का टी स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर प्लस के v, समझ में आया, v कैप। ये किसके टर्म में है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। तो जब हम एनर्जी के टर्म में लिखना हो हमें, तो ऐसे लिखना, तो देखो फाइव स्टार माइनस आई एच कट डेल बाई डेल टी फाई आर टी। ऑपरेटर मैंने आपको बताया था एनर्जी का यही होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बात करते हैं मोमेंटम की, तो देखो सिंपली क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फाइव स्टार, या जो भी हमें लिमिट क्वेश्चन देगा, अब माइनस आई एच कट डेल, समझ में, और ये फाइव डी टाउ, ठीक है। अब कोई ये तो देखो तीनों डायमेंशन में लिखा हुआ है, 3D में लिखा हुआ है, हम किसी एक्स डायरेक्शन में लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, पी एक्स आ जाएगा। तो देखो ये कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, माइनस ये, ठीक है, माइनस के आई एच कट डेल बाय डेल एक्स फाइव डेल टी, समझ में आ गई बात, डेल एक्स आएगा, ठीक है। तो ये है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। यदि मैं काइनेटिक एनर्जी का का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालूँ तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी या टी कैप आ गया, और ये मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर लिख दिया, ठीक है ना, प्रोवाइडेड ऑल द वेव फंक्शंस आर नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी सिंपल ही है ना। अगले लेक्चर में हम हर्मिशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि हर्मिशन ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है ना। तो मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।